दो गोरी ननंद, एक काली भाभी का एक कमरा। मोहित अपनी माँ अर्चना, पिता ब्रजेश और दो छोटी बहनें आलिया और मुक्ति के साथ दो कमरों वाले एक छोटे से मकान में रहता था। एक कमरे में तो मोहित के माता पिता रहते थे और दूसरे कमरे में मोहित की दोनों बहनें। घर के छोटे होने की वजह से मोहित को आंगन में ही सोना पड़ता था। कुछ दिनों में मोहित की शादी हो जाती है। शादी के बाद नव्या जब अपनी ससुराल आती है तो अपनी ससुराल को देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। आलिया, मुक्ति, अपनी भाभी को अपने कमरे में ले जाओ। अब से तुम्हारी भाभी तुम्हारे कमरे में ही रहेंगी। लेकिन माँ, क्यों? वो कमरा मेरा और मुक्ति का है ना कि भाभी का। वैसे ही वो कमरा छोटा है, उसमें हमें पहले से काफी परेशानी हो रही है। ऊपर से अब ये भी हमारे साथ रहेंगी। माँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी काली भाभी हमारे साथ हमारे कमरे में रहें। इन्हें भैया के साथ आंगन में ही रहने दीजिए। तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? नई नवेली बहू के आंगन में रहेगी? चुपचाप से अपनी भाभी को अपने कमरे में ले जाओ, वरना आज के बाद तुम दोनों आंगन में रहोगी। अर्चना की बात सुनकर आलिया और मुक्ति डर जाती हैं और चुपचाप से अपनी भाभी को कमरे में ले जाती हैं। नव्या रंगरूप में काली होती है, लेकिन वहीं उसकी दोनों ननंद आलिया और मुक्ति बहुत गोरी होती हैं। अपने गोरे रंग के घमंड की वजह से दोनों ही नंदे अपनी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। मुझे अपने कपड़े रखने हैं, मैं उन्हें कहाँ रखूं? हमारी अलमारी को तो हाथ भी मत लगा देना, उसमें हमारे कपड़े और हमारा बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तुम एक काम करो, तुम अपना सामान यहाँ बाहर ही रख दो। वैसे भी तुम्हारे कपड़े ही होंगे, कितने गिने चुने 3-4 ही होंगे। अब इन 3-4 कपड़ों के लिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अलमारी की जरूरत है। तुम इसे साइड में ही रख दो। और हाँ, ये बेड मेरा और मुक्ति का है, तो इस पर तो सिर्फ हम ही सोएंगे। यहाँ सोने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारे लिए ये चटाई रखी है, इस चटाई को बिछाकर तुम जमीन पर सो जाना। क्या जमीन पर? लेकिन मुझे जमीन पर सोने की आदत नहीं है। ओहो, अब तो महारानी को बेड चाहिए। तो जैसी काली लड़की से मेरे भाई ने शादी कर ली, इसका शुक्र मना, वरना तुझे तो कोई अंधा भी शादी नहीं करता। तेरी औकात हमारे घर पर इस जमीन पर ही सोने की है, समझी? इतना कहकर आलिया मुक्ति अपने बेड पर सोने के लिए चली जाती हैं और बेचारी नव्या को चटाई बिछाकर रात भर जमीन पर ही सोना पड़ता है। जमीन पर सोने की वजह से नव्या की कमर में दर्द होने लगता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। सुबह होते ही नव्या सारा कमरा साफ कर नहा धोकर पूजा पाठ कर लेती है और जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। अरे, खुशबू तो बढ़िया आ रही है, लगता है आज नाश्ते में कुछ बढ़िया बना है। आज मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े और उसके साथ ये अदरक वाली चाय बनाई है। वाह, आज तो नाश्ता करने में मजा ही आ गया। लेकिन ये क्या भाभी, ये पकौड़े तो बिल्कुल आपकी इस काली शक्ल की तरह दिखाई दे रहे हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही देर आपने इन्हें तेल में छोड़ दिया। तुम अपनी ये कैची जैसी जुबान चलाना बंद नहीं करोगी? ये काला गोरा क्या लगा रखा है? बहू को आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तुमने अभी से ही उसे परेशान करना शुरू कर दिया। इसमें गलत ही क्या है? अगर काले को काला नहीं बोलेंगे तो क्या गोरा बोलेंगे? वैसे नव्या भाभी के माता पिता ने उनका नाम गलत रखा है। उनका नाम नव्या नहीं, काजल होना चाहिए था। बिल्कुल अपने नाम की तरह उनका ये नाम उनके ऊपर काफी सूट करता। आलिया मुक्ति की बातें सुन नव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। नव्या की नंदे किसी भी काम में हाथ नहीं बंटवाती थीं, जिसके चलते नव्या को ही घर के सारे काम खुद करने पड़ते थे। नव्या घर के सारे काम करके थक हार कर कमरे में जाकर बेड पर बैठ जाती है कि तभी वहाँ आलिया और मुक्ति आ जाती हैं। हिम्मत कैसी हुई हमारे बेड पर बैठने की? इसे भी क्या अपने रंग की तरह काला करोगी? कहा था ना कि हमारे बेड से दूर रहना, लेकिन नहीं, बड़ा शौक है ना तुम्हें बेड पर बैठने का। आलिया नव्या के पास जाकर उसका हाथ पकड़ती हैं और बेड से उसे खींचकर नीचे धक्का दे देती हैं, जिसके चलते नव्या के सर पर भी चोट लग जाती है। लेकिन इससे आलिया और मुक्ति दोनों को ही फर्क नहीं पड़ता। आलिया, मुक्ति, दिन भर काम करके मैं थक चुकी थी, इसीलिए मैं थोड़ी देर आकर तुम दोनों के बेड पर बैठ गई। इसमें मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो तुम दोनों मेरे साथ ये सब कर रही हो? तुम दोनों हमेशा मेरे काले रंग को लेकर मुझे ताने देती रहती हो, लेकिन मैं कभी भी कुछ नहीं बोलती। लेकिन आज तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। हम तो बस तुझे तेरी औकात याद दिला रहे थे। तेरी औकात हमारे घर में सिर्फ इतनी ही है। अगर आइंदा हमारे बेड पर बैठने की हिम्मत की ना, तो देख लियो, आज तो बस तुझे बेड से धक्का दिया है, अगली बार छत पर ले जाकर धक्का दे दूंगी। फिर न रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी,
समझी? नव्या रोज रोज के अत्याचारों से थक चुकी थी। घर में कोई कलेश ना हो इसलिए इस बारे में वो किसी से कुछ नहीं बताती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन ना ही तो आलिया अपनी हरकतों से बाज आती है और ना ही मुक्ति। मोहित अपनी बहनों की सारी हरकतों के बारे में जानता है, लेकिन वो मजबूर होता है क्योंकि ना ही तो उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो अपनी और अपनी पत्नी के लिए दूसरा घर बनवा सके और ना ही किराए का मकान लेकर कहीं और रह सके। मोहित सिर्फ एक मामूली किसान होता है। ऐसे ही एक दिन, हमारा पूरा का पूरा कमरा गंदा पड़ा हुआ है और ये महारानी मजे से सो रही हैं। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर मुक्ति नव्या को लात मारते हुए उठाती है, जिस वजह से नव्या अचानक घबरा कर उठ जाती है। हो गई नींद पूरी या अभी और सोना है? हमारा पूरा का पूरा कमरा ऐसे ही गंदा पड़ा हुआ है और तू है कि यहाँ आराम से सो रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी देर आराम कर रही थी। मैं थोड़ी देर में कमरा साफ कर दूंगी। थोड़ी देर में तुम क्या चाहती हो? हम लोग तब तक इस गंदगी में रहें। आलिया नव्या के बाल पकड़ते हुए उसे उठाती है और काम करने के लिए बोलती है कि तभी वहाँ मोहित आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ इतना सब कुछ होता देख मोहित का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वो आलिया को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से वहाँ पर मोहित के माता पिता भी आ जाते हैं। कल की आई हुई इस काली के लिए आपने मुझ पर हाथ उठाया, अपनी बहन पर। आप जानते भी हो आपने क्या किया है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है और ये तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। मजबूरी की वजह से मुझे देरी हो गई। तुम दोनों को अपनी बहन कहते हुए मुझे शर्म आती है। भला अपनी भाभी के साथ कोई ऐसा करता है क्या? तुम दोनों नव्या के काले रंग से इतना नफरत करती हो, मुझे पता नहीं था। मैं मजबूर था इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं मजबूर नहीं हूँ। मैंने सेठ से पैसे उधार ले लिए हैं और उन पैसों से मैं और नव्या अब दूसरा मकान लेकर सुकून से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तुम दोनों को अपना ये कमरा मुबारक हो। बेटा, ये तो क्या कह रहा है? अगर तू चला जाएगा तो हमारा क्या होगा? अब बस बहुत हो गया। अब मैं अपनी पत्नी का और अपमान नहीं देख सकता। मोहित अपना सारा सामान पैक करता है और नव्या का हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है कि तभी वहाँ आलिया और मुक्ति आती हैं और रोते हुए हाथ जोड़कर मोहित से माफी मांगती हैं। आप हमें छोड़कर मत जाइए। अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। अब हम लोग भाभी के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आप इन दोनों को माफ कर दीजिए। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और जरा सोचिए, अगर हम चले गए तो माँ जी और पिताजी का क्या होगा? आपके अलावा इन लोगों का और कौन है? नव्या की बात सुन मोहित आलिया और मुक्ति को माफ कर देता है, जिसके बाद आलिया मुक्ति नव्या से माफी मांगती हैं। नव्या भी अपनी दोनों गोरी ननंद को माफ कर देती है, जिसके बाद अब दोनों ननंद और भाभी आराम से खुशी खुशी एक ही कमरे में रहती हैं।